वेलकम टू ऑल ऑफ। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो बीएससी थर्ड ईयर की हमारी सीरीज आगे चली हुई थी। तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर की टाइप कैसी होती है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा ट्रांजिस्टर में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे अल्फा और बीटा, और वे कैसे मतलब काम करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है ट्रांजिस्टर में, विन्यास कैसा होता है, अल्फा बीटा क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड ट्रांजिस्टर से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत बढ़िया तरीके से। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये बीएससी थर्ड ईयर की आपकी क्लास चल रही है। बीएससी थर्ड ईयर की आपकी क्लास चल रही है और आपकी जो बुक चल रही है वो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी बुक चल रही है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो आपको टॉपिक कराऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि करंट गेन पैरामीटर्स कैसे होते हैं, करंट गेन या फिर जो पैरामीटर्स होते हैं वे कैसे होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं वे किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि करंट गेन पैरामीटर्स धारा लाभ वाले। तो हमारी इससे पहले लास्ट क्लास में जो चला हुआ था, मैंने आपको बताया था कि भैया ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो पीएनपी और एक एनपीएन। और इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीएनपी कैसा काम करता है, उसकी वर्किंग बताई थी, किस तरीके से उसका शेड्यूल रहता है। ठीक है भाई, तो हमारा करंट गेन पैरामीटर्स पढ़ेंगे हम। फिर आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे भाई, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर का विन्यास किस तरीके से डिवाइड करा जाता है, ट्रांजिस्टर के विन्यास को, ट्रांजिस्टर विन्यास को। अच्छा, आपने ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का देखा? तो आप कहोगे ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। यहां से पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। ठीक है भाई, यानी कि ट्रांजिस्टर का विन्यास कितने प्रकार का होता है? तीन तरीके का। जैसे आप कहते हो, एक कहते हो आप कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इसे आप ऐसा लिख सकते हो, कॉमन कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, और इसे बोलते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। तो यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर का हम तीन प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि तीन पार्ट्स में हम इसे इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि भैया जो ट्रांजिस्टर को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, कितने प्रकार से इसका विन्यास बनाया जा सकता है, कितने प्रकार से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करी जा सकते हैं। तो आप बताओगे तीन प्रकार से, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। इससे पिछली वाली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि भैया कॉमन एमिटर क्या होता है, कॉमन मतलब एमिटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन तरीके से कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले तरीके को देख लेते हैं। हिंदी में अगर कोई बच्चा जानना चाहे, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ आधार, और इसे बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और तीसरे वाला होता है हमारा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संग्राहक। तो इन्हें तीनों को अलग अलग फॉर्मेट से देखते हैं भाई हम, इन तीनों को हम अलग अलग फॉर्मेट से देखते हैं भाई। थोड़ा ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास भी आपकी। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, इस प्रकार से था, लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी एमीटर होते हैं, बीच वाली हमारी बेस होती है, और इधर राइट हैंड साइड वाली हमारी कलेक्टर होती है। तो इसमें क्या क्या रखा उसने, कॉमन बेस। कॉमन बेस का अगर मोटे से तौर से देखा जाए कि जो मतलब दो जगह आ रहा हो, मतलब पहले वाली टर्म्स में भी आ रहा हो, सेकंड वाली टर्म्स में भी आ रहा हो। लेकिन अगर हम इसे ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि करंट के अकॉर्डिंग देखें, तो किस प्रकार से हम चीजों को समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं इसमें आपने कॉमन बेस क्या रखा, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है इसके वाला जो करंट होगा ना, उसे हम अर्थ कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो अगर हमने बेस को अर्थिंग करा है, ये अर्थ में भेजा है इसके करंट को, इसे बोलते हैं अर्थिंग करा है, तो इसे ही हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक से फिर हम इनपुट ले लेते हैं, एक से हम आउटपुट ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कॉमन एमीटर का केस देखने लगे भाई, किसका केस देखना हमें, कॉमन एमीटर का, तो हम एमीटर वाले करंट को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ठीक है भाई, एमीटर वाले करंट को हम अर्थिंग कर देंगे। ये बेस करंट हो गया, और इसमें जो है कलेक्टर करंट फ्लो होगा। अगर मैं कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर की बात करने लगूं, तो ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा बेस। इसमें क्या करेंगे, कलेक्टर वाले करंट को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर बेस वाले करंट को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, भू संपर्क कर दिया, यानी कि अर्थिंग कर दी इसकी, मतलब इसके करंट को किस में भेज दिया, पृथ्वी में भेज दिया, अर्थिंग कर दी, तो इसे हम कॉमन बेस में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम, यदि हमने एमीटर के करंट की अर्थिंग कर दी, तो इसे कॉमन एमीटर कहते हैं। अगर हमने कलेक्टर की अर्थिंग कर दी, तो इसे बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। तो इस तरीके से आप देखते हो। बाकी इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें से भैया एक को तो हम क्या देते हैं ग्राउंड, एक से इनपुट ले लेते हैं, एक से आउटपुट, एक से इनपुट एक से आउटपुट, एक से इनपुट एक से आउटपुट, तीसरे वाले करंट को मतलब इसमें क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से चीजें हम पढ़ते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर की किस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये बात तो होगी हमारी नॉर्मल। यहां से केवल आपका थर्ड ईयर में एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना 3 प्रकार की, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, या ये आपको नॉलेज के लिए याद रखना। ठीक है भाई, आपको अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया। अगर आप कहते हो किसी भी बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए, कितने आए भैया, किसी बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए, तो इसका मतलब है इनपुट तो हो गया इसमें 10, इनपुट हो गया 10 और आउटपुट हो गया उसका 2, आउटपुट हो गया उसका 2, यानी कि निवेशी बोलते हैं इसे। निवेशी तो हो गया भाई हमारा 10 और निर्गत कितना हो गया, वो हो गया 2। तो ठीक इसी प्रकार से आपको एक बात पता चली होगी कि किसी भी चीज में हम आउटपुट ऊपर रखते हैं, इनपुट नीचे रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से परसेंटेज का भी फॉर्मूला होता है। यदि किसी ने 100 रुपए की चीज खरीदी और 120 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का उसे वो हुआ, कितने रुपए का उसे लाभ हुआ, गेन हुआ। मैंने कहा कितने रुपए का उसे गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, तो या फिर लाभ हुआ। तो आप कहते हो कि भैया कितने का अंतर आया उसका, 20 रुपए का। कितने रुपए का अंतर आया, 20 रुपए का। कितने रुपए पे, इनिशियल वैल्यू कौन थी, शुरुआत की मान कितना था, 100। तो 100 को हमेशा लेंगे नीचे और मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज निकालना। तो उसे 20% का यहाँ पे क्या हुआ भैया, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं
कि हमें अगर किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालना है या फिर गेन निकालना है तो डिफरेंस को ऊपर रखते हैं और नीचे इनिशियल टर्म्स को रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं ट्रांजिस्टर में कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से मैं आपको ट्रांजिस्टर में बातें बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पैरामीटर्स हैं हमारे करंट गेन पैरामीटर्स बोलते हैं ना निकालने के लिए। करंट गेन पैरामीटर्स यानी कि धारा लाभ, धारा लाभ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे कि करंट गेन पैरामीटर्स कैसे हम देखते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बेस भी आपका प्रिपेयर होगा यहां से। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला तो मैंने कह दिया एमीटर, ये वाला कह दिया बीच वाला बेस और इस वाले को कह दिया कलेक्टर। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि मैंने यहां से क्या कर दिया भैया, कॉमन बेस कर दूं, मैं कॉमन बेस कर दूं यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार कर दूं, तो उभयनिष्ठ आधार करतों के साथ ही क्या होगा, बेस वाले करंट को मैं ग्राउंड कर दूं इस तरीके से। तो एक बात बताओ, इनपुट किससे लेंगे हम, ई से। इनपुट तो लेंगे इससे ई से, और आउटपुट किससे लेंगे हम, आउटपुट किससे जाओगा, सी से। आउटपुट किससे जाओगा, सी से। हमने आई जो सी में करंट फ्लो हो रहा है इसे तो कह दिया आई सी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी आई बी वो हमने ग्राउंड कर दी, और जो ये इनपुट लिया जा रहा है उसे कह दिया आई ई। ठीक है भैया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज का आपको गेन निकालना है तो आपको हमेशा इनपुट आउटपुट हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। इसमें आउटपुट क्या है, आप कहोगे आईसी, आईसी, और भैया इसमें इनपुट क्या है, आप कहोगे आईई, ये आप क्या कहोगे भैया, आईई। तो ये पता क्या बन जाता है, अगर ये मतलब मैं इनके सामने डेल लगा दूं, इसका मतलब है कलेक्टर करंट में चेंज, और इसका मतलब है एमीटर करंट में चेंज। पता है ये क्या बन जाता है, अल्फा। क्या बन जाता है ये, अल्फा। बहुत सारे बच्चे इस वाले फॉर्मूले को रट के आते हैं कि अल्फा इजिकल टू डेल आई सी बाई डेल आई, लेकिन यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। भैया हमेशा ऊपर क्या लेकर चलना आपको, आउटपुट लेकर चलना, और नीचे क्या लेकर चलना आपको, इनपुट। जब भी तो आप गेन निकालते हो किसी भी चीज का, तो इसी प्रकार से मैंने ऊपर क्या करा, आउटपुट रखा, अभी आपने देखा था, और नीचे क्या रखा मैंने, इनपुट रखा। तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा डेल आई सी बाई डेल आई ई, यानी कि इससे एक डेफिनेशन हमारी क्रिएट होगी अल्फा निकालने की, कि भैया क्या डेफिनेशन क्रिएट होगी, क्या डेफिनेशन क्रिएट होगी भाई, कि कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में अगर यदि अल्फा देखना है हमें तो कैसे बताओगे, चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन, चेंज इन एमीटर, एमीटर करंट, और इन दोनों का रेशो टू द रेशो क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। यानी कि संग्राहक धारा में परिवर्तन, यानी कि संग्राहक धारा में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन अपॉन, अपॉन उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अल्फा परिवर्तन। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है भैया, अल्फा कहलाता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आओगे कि अल्फा की डेफिनेशन देने के लिए। और एक चीज और, तो एक चीज और, अल्फा का एक इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, अल्फा का हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई ई। जबकि इसके लिए हमें वोल्टेज क्या मतलब किसे कॉमन करना पड़ रहा था भैया, कॉमन एमीटर को, वो एक सेकेंड, कॉमन बेस करना पड़ रहा था। एक सेकेंड भाई, यहां पर कर लेते हैं कॉमन
बेस कर लेते हैं यहाँ, कॉमन बेस, कॉमन बेस, क्योंकि कॉमन बेस ही तो करा था हमने। तो अल्फा के एक फॉर्मूला निकल के आगे यहां से कि भैया कॉमन बेस रखते हुए कलेक्टर करंट में चेंज और एमीटर करंट में चेंज दोनों का रेशो अल्फा कहलाता है। तो अल्फा ही हमारा करंट गेन पैरामीटर्स का भी काम करता है। तो आई होप आपको अल्फा की वैल्यू समझ में आई होगी। तो ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जाएगी ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा केस देख लेते हैं, इसी प्रकार से दूसरा केस देख लेते हैं। क्या केस है दूसरा? दूसरा केस समझेंगे भाई। अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रांजिस्टर है, अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रांजिस्टर है, इसे मैं एमीटर कहता हूं, इसे मैं बेस कहता हूं और इसे मैं कलेक्टर कहता हूं। अब की बार यदि मैं एमीटर को ग्राउंड कर दूं, यानी कि कॉमन एमीटर की कंडीशन लगा दूं, किसकी? कॉमन एमीटर की कंडीशन लगा दूं, यानी कि उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक की कंडीशन लगा दो, उत्सर्जक। तो भैया क्या होगा? आप इनपुट किससे लोगे? आप क्या होगे? इनपुट तो हम इससे ले लेंगे भैया, बेस से। तो भैया आउटपुट किससे लोगे आप कहोगे आउटपुट लेंगे हम सी से, ठीक है। तो भाई अभी हमने आपको क्या बताया था, ये वाली करंट तो हो जाएगी आई ई, और ये वाली करंट क्या हो जाएगी बीच वाली, ये बेस करंट हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आईसी। अभी आपको क्या बताया, आउटपुट हमेशा आपको ऊपर लेना। आउटपुट क्या मान रखा आपने? आईसी। और इनपुट क्या मान रखा आपने? इनपुट आपने मान रखा क्या? आईबी। तो आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, तो ये बन जाता है बीटा। ये क्या बन जाता है? बीटा। और कब है ये वाला केस? जब हमारा वोल्टेज कौन सा? कॉमन एमीटर का केस हो। किसका हो? कॉमन एमीटर का। तो ये बीटा भी क्या होता है अपने आप में? एक करंट गेन, क्योंकि हम आई में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इसे बोलते हैं करंट गेन पैरामीटर्स। तो बीटा का भी आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा। बीटा इजिकल टू, यहाँ पे आप डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, यानी कि ऐसा आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया, कि आप क्या कह सकते हो कि इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ये होता है बीटा, जो होता है चेंज इन चेंज इन चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट। तो इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। हिंदी में अगर देखना चाहे, हिंदी में अगर देखना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बीटा जो होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा में परिवर्तन अपॉन आधार धारा में परिवर्तन। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। बट क्या होना चाहिए? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? कॉमन एमीटर होनी चाहिए। आपको यहां तक की बात अल्फा और बीटा की बात समझ में आओगे कि बहुत बढ़िया तरीके से। यहां तक के नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, यहां तक आई होप सभी का हो गया होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यहां से आपको पता लगे भैया अल्फा और बीटा में किस तरीके से मतलब फॉर्मूला होता है। अब यदि मैं ऐसा कह लगूं कि रिलेशन देखना चाहता हूं मैं, तो हेडिंग लिखेंगे सभी, रिलेशन बिटवीन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा तथा बीटा में संबंध, बीटा में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, 2 से 3 क्वेश्चन आपको
देखने को मिलते हैं थर्ड ईयर में, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम सेटअप करते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ मुझे, अच्छा भैया एक बात बताओ मुझे, क्या बात, कि भैया अभी मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी निकाल ली थी, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी कितनी निकाल ली थी, पहला वही लिख दो। आप कहोगे कि भैया अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं हम कितनी निकाल ली थी। अभी चलो बीटा ले लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं इसे। बीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, उसने कहा था चेंज चेंज इन कलेक्टर करंट, यानी कि डेल आई सी बाई डेल आई बी, ये आई थी हमारे पास किसकी, बीटा की। तो ठीक इसी प्रकार से अल्फा की भी तो आई थी, कितनी आई थी भैया अल्फा की, आप कहोगे आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई सी बाई आई ई, ये आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आई थी भैया। ठीक है, तो अभी यदि हमें अपना फॉर्मूला सेटअप करना है तो आपको बीटा से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको लेकर चलते हैं भाई, रिलेशन बनाते हैं इनका। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, डेल आई सी बाई डेल आई बी, डेल आई सी बाई डेल आई बी। इसमें और किसकी कमी दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे डेल आई ई अपॉन डेल आई ई की कमी आ रही थी इसमें। इसका मतलब है एमिट आई ई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और आई ई से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्यों, जिससे कि मेरा इसमें अल्फा का फॉर्मूला अच्छे से सेटअप हो जाए। भैया अल्फा बनाने के लिए आई सी और आई ई लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब है इसे मैं इस इक्वेशन को क्या ऐसा लिख सकता हूं, डेल आई सी बाई, इस वाले को यहाँ पे लिख लो डेल आई ई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये ऐसा लिख सकते हैं डेल आई ई अपॉन डेल आई बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना भैया, बताओ भाई हद तक लिख सकते हैं ना इस तरीके से। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। देखो भाई अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इसका मतलब है ये वाली टर्म्स तो मेरी अल्फा की बननी होगी, ये वाली टर्म्स किसकी बन रही होगी, अल्फा की, डेल आई ई अपॉन डेल आई बी। अच्छा एक बात बताओ, मैं ट्रांजिस्टर की इक्वेशन पढ़ा कर आया आपको, ट्रांजिस्टर की इक्वेशन पढ़ा कर आया था, तो आप कहोगे कौन सी इक्वेशन भैया, तो आपको बताया था डेल आई ई इजकल टू आई बी प्लस आई सी, पढ़ा कर आया था ये इक्वेशन आपको। अगर मैं इसमें डेल का केस देख लूं, डेल आई ई इजकल टू डेल आई बी प्लस के डेल आई सी बनेगा यहां से। ठीक है, थोड़ा सा और सेटअप कर लेते हैं, ये तो हमारी चीज अलग थी। अच्छा यहां से आप डेल आई बी की वैल्यू निकालना जरा, तो डेल आई ई माइनस के डेल आई सी इजकल टू डेल आई बी, ये वैल्यू आती है हमारी। अच्छा ये डेल आई बी की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, इस स्थान पर रख दो, तो आप देखोगे बीटा इजकल टू बनेगा आपका अल्फा मल्टीप्लाई डेल आई अपॉन बी, इसकी वैल्यू रख दो बीटा की, यहाँ से उठा के यहाँ से आप किसकी वैल्यू, एक सेकंड, किसकी आई इसकी बीटा की रख दो, कितनी आपकी डेल आई ई माइनस डेल आई सी, ये वाली वैल्यू आप उठा कर रख दोगे यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ तक का समझ में आ गया सभी को। तो बीटा इजकल टू ये हो गया अल्फा मल्टीप्लाई, ऊपर डेल आई ई दिखाई दे रहा आपको, अपॉन नीचे से डेल आई ई कॉमन ले लो यहाँ से। अच्छा कॉमन लेने का फायदा मिलेगा मुझे कि यहाँ पे अल्फा की कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से, ये बनेगी ना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, इससे ये कैंसिल आउट हो गया होगा। ठीक है, तो बीटा इजिकल टू बना हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, अल्फा मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, अल्फा अपॉन 1 माइनस, और ये सारी टर्म्स हमारी क्या बन गई होगी, ये सारी टर्म्स हमने बताया था, ये बन गई अल्फा। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये सेटअप होकर आ गया, एक रिलेशन तो हमारे पास ये सेटअप होकर आ गया। यहां से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी, अल्फा की वैल्यू दे दिया करेगा और आपसे बीटा की वैल्यू यहां से पूछा करेगा। तो यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में बता देंगे, यहां तक का नोट करेंगे।
यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आएंगे आपके ये वाले 2 से 3, और न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब यदि इसी फॉर्मूले में दोनों साइड में मैं 1 ऐड कर दूं, एडिंग 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 बोथ साइड बाई 1, दोनों साइड में एक जोड़ दूं, तो मैं एक जोड़ता हूं 1 प्लस बीटा इजिकल टू 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। इस तरीके से मेरा रिजल्ट बनता है। तो थोड़ा सा इसे सेटअप करके आगे लिखेंगे, 1 प्लस बीटा इजिकल टू, इसका एल्सियम वगैरह लेंगे 1 माइनस एल्फा, तो आप देखोगे ये 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बनना होगा, प्लस माइनस इस तरीके से कट गया होगा, ये वाला इधर आ गया होगा, तो 1 माइनस एल्फा और 1 प्लस बीटा इजिकल टू 1 आ गया होगा। यही हमारा डायरेक्ट रिजल्ट, यहाँ से भी ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 0.95 से लेकर 0.95 से लेकर 0.98 के बीच में आएगी। इसके बीच बीच में आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी मिलेगी। तो इसका मतलब है अधिकांश ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकलों में अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हो, कौन कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हो भैया, जैसे अगर मैं आपसे कह लगूं अल्फा की कुछ भी न्यूमेरिकल में अल्फा की वैल्यू निकलवा रहा है, और आपको एक ऑप्शन दे रखा 20, एक ऑप्शन दे रखा 50, और एक ऑप्शन दे रखा 0.95, और एक ऑप्शन आपको दे रखा 120, तो आप बेफालतू की सोल्व ना करें, 0.95 वाले पर टिक लगा दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ज्यादातर केस में आपको समय बचाने के लिए यही बता रहा हूं, नहीं तो आप आसान केस रहा होगा निकाल कर देख लेंगे। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास कुछ रिलेशन जो अल्फा बीटा में आपके पूछे जाते थे। ठीक है भाई, तो इनसे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल भी आज देखेंगे। तो जो हमारे जनरेट होकर फॉर्मूले आए वे कौन कौन से आए, अगर देखा जाए तो हमारे फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल बनेंगे वे कौन से फॉर्मूले पे काम हो जाएगा हमारा। तो न्यूमेरिकल एक तो अल्फा की वैल्यू पे हमारा काम हो जाएगा, बीटा की वैल्यू पे हमारा काम हो जाएगा, और एक रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा वाले पे काम हो जाएगा, और एक हमारा आई ई इजकल टू आई बी प्लस आई सी वाले फॉर्मूले पे काम हो जाएगा। तो अल्फा का फॉर्मूला भी क्या था हमारे पास, डेल आई सी बाई डेल आई ई, और बीटा का क्या फॉर्मूला था, डेल आई सी बाई डेल आई बी, और अल्फा बीटा में रिलेशन कितना आया, 1 माइनस एल्फा 1 प्लस बीटा इजकल टू 1। और ये इन 4 फॉर्मूले पे हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे भाई। तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो न्यूमेरिकल करते हैं, और मैं साथ साथ में हिंदी भी आपको बताता रहूंगा, वैसे तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा भाई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं भाई आज के, और आप भी पहले करके देखना भाई न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल देखते हैं पहले, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो इसमें जो न्यूमेरिकल देखेंगे, पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या रखा उसने, द डायरेक्ट करंट गेन, द डायरेक्ट करंट गेन इन ए in a common base in a common base circuit in a common base circuit of a transistor of a transistor of a transistor
is 0.98 0.98 if the ammeter current if the ammeter current is 1.0 milliampere, find the base current, find the base current। ये इसने क्वेश्चन दे रखा है भाई। तो उसने क्या रखा है भाई इस क्वेश्चन में हमारे कि द करंट गेन द डायरेक्ट करंट गेन इन ए कॉमन बेस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कॉमन बेस वाला कौन सा केस मैंने आपको बताया था। कॉमन बेस जब होता है तो भैया किसका फॉर्मूला आता है, ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज इतना इतना दे रखा है। इफ द एमीटर करंट इतना दे रखा है भैया, एमीटर करंट भी दे रखा है उसने और हमारे से बेस करंट के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं मोटे से तौर पे आपसे कह लगूं सॉल्यूशन करते वक्त इसका कह लगूं कि भैया क्या क्या दे रखा है, तो उसने क्या रखा, डायरेक्ट करंट गेन धारा लाभ दे रखा है। धारा लाभ कब, जब वो कॉमन बेस होता है, उभयनिष्ठ आधार होता है। चलो मैं हिंदी में भी इसका लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी होते हैं और कुछ बच्चे इंग्लिश में भी होते हैं, तो उन्हें दिक्कत समस्या ना होनी चाहिए, इस वजह से मैं चलो लिख भी देता हूँ, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई। चलो भाई हिंदी में भी देख लो इस क्वेश्चन को, क्या क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना किसी भी प्रकार से। मैं चाहता हूँ वो आपके पूरे नंबर आए। तो हिंदी में भी है इसका ऐसा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ आधार विन्यास में उभयनिष्ठ आधार विन्यास में किसी किसी ट्रांजिस्टर का दिष्ट दिष्ट धारा लाभ 0.98 है 0.98 है 0.98 है। यदि उत्सर्जक धारा 1 मिली एम्पियर हो तो आधार धारा ज्ञात कीजिए, आधार धारा ज्ञात कीजिए। चलो भाई इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो भाई, इसे अच्छे तरीके से, इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखो भाई अच्छे तरीके से सभी, और न्यूमेरिकल को नोट कर लेंगे और इसका आपको विशेष बात है कि इसका मिली एम्पियर में ही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, देखते हैं भाई सॉल्यूशन करते वक्त क्या क्या दे रखा है इसने। सॉल्यूशन करते वक्त इसमें क्या क्या दे रखा है, तो उसने क्या रखा है, इसमें क्या रखा उसने, कॉमन बेस सर्किट में जब कॉमन बेस होता है तो भैया अल्फा ही तो होता है, और करंट गेन दे रखा उसने अल्फा की वैल्यू 0.98, क्योंकि हमें पता है कॉमन बेस किस में होता है, कॉमन बेस हमेशा अल्फा में होता है, कॉमन बेस अल्फा में होता है और कॉमन एमीटर बीटा में होता है। तो अल्फा की वैल्यू दे दी उसने ये। इसके बाद उसने क्या क्या रखा है, कलेक्टर करंट, वो एमीटर करंट आई इजकल टू दे रखा 1 मिली एम्पियर, और क्या पूछ रहा आपसे, बेस करंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो भैया डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा इजकल टू क्या बता रखा था भैया, अल्फा इजकल टू क्या फॉर्मूला बता रखा था, जल्दी बताओ। अल्फा इजकल टू बता रखा था डेल आई सी बाई डेल आई ई, यही बता रखा था ना, ये फॉर्मूला बता रखा था।
एक बार देखो भाई, अल्फा का फॉर्मूला यही बता रखा था या ना? ठीक है भाई, यही बता रखा था ना। ठीक है, तो भैया अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.98 इजिकल टू डेल आई सी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो किसकी वैल्यू पता है? यहाँ से किसकी वैल्यू पता है? डेल आई की तो वैल्यू पता है। ये मतलब उसने ये डेल आई कह सकते हो आप इन्हें, या मत भी लगाओ, कोई दिक्कत समस्या भी ना है। तो डेल आई की वैल्यू 1 m में दे रखी है उसने। तो यहाँ से डेल आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल आई सी आ गई 0.98 मल्टीप्लाई 1 m में मिली एम्पियर। तो डेल आई सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.98 मिली एम्पियर, इतनी आ गई भैया। तो हमारे पास बेस एल आई ई बी आ गया, आई सी बी आ गया। तो एक फॉर्मूला बना था कि डेल आई इजकल टू डेल आई सी आई बी प्लस डेल आई सी, ये बना था हमारे पास फॉर्मूला। तो आई ई की वैल्यू तो हमें पता है भैया 1 है, और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू हमें बतानी है, डेल आई बी की वैल्यू हमें बतानी है, प्लस डेल आई सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.98। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लोगे कि डेल आई बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 0.98। सोल्व करके दिखाओ भाई, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ तक नोट कर लिया होगा सभी ने। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से जो वैल्यू आई हमारी डेल आई बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भैया? यहाँ से 0.02 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे करने को मिलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। यहाँ से न्यूमेरिकल और बहुत बढ़िया तरीके से आता है भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है आपका, तो अच्छे से आपको करना ही है। ठीक है, तो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। चलो भाई दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल सेकंड, न्यूमेरिकल सेकंड, न्यूमेरिकल सेकंड देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या रखा उसने? इन ए इन ए कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट, सॉरी एक सेकेंड, इन ए कॉमन बेस इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सर्किट, इन ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट। आईसी की वैल्यू दे रखी है भैया उसने 0.97 एम में, एंड आई भी दे रखा है 0.03 एम में मिली एम्पियर यानी कि। और फाइंड द फाइंड द एमीटर करंट, फाइंड द एमीटर करंट एंड द करंट गेन, गेन अल्फा। इंग्लिश वाले इतने सॉल्व करके देखेंगे भाई, हिंदी वाले का लिख देता हूं मैं, हिंदी वाले का लिख देता हूं मैं। इतने इंग्लिश वाले सॉल्व करके देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर परिपथ में, परिपथ में आईसी इजिकल टू 0.97 एम में, तथा आई बी इजिकल टू 0.03 एम में। उत्सर्जन या उत्सर्जक या उत्सर्जन धारा
तथा धारा प्रवर्धन, धारा प्रवर्धन अल्फा ज्ञात कीजिए। अल्फा ज्ञात तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल देखना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, आईसी दे रखा है और आई भी दे रखा है, तो हमें एमीटर करंट बताना। तो भैया आसान है, आईसी की वैल्यू दे रखी है, बहुत आसान है। आईसी की वैल्यू दे रखी है 0.97 एम में, और यहाँ से आईबी की वैल्यू भी दे रखी है 0.03 एम में। तो यहाँ से भैया आसानी से आप आईई बता सकते हो, आईई बता सकते हो। तो आई इजकल टू तो सबसे आसान है, आई बी प्लस आई सी कर दो यहाँ से। और एल फिर क्या पूछ रखा उसने, धारा प्रवर्धन अल्फा पूछ रखा आपसे। क्या पूछ रखा भैया, अल्फा पूछ रखा। अरे अल्फा तो तुम्हें पता ही होगा सभी को, डेल आई सी बाई डेल आई ई, आई ई इस तरीके से था मेरा फॉर्मूला। तो यहां से निकाल दो भाई। तो ये तो बन गया होगा, इन्हें ऐड करोगे आप 0.97 प्लस 0.03, तो ये तो हमारा 1 में बन गया होगा, मिली एम्पियर। लेकिन इसको जब आप सोल्व करोगे, ये भी बहुत आसान है, 0.97 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 1 में। तो इस तरीके से हमारी आई की वैल्यू 1 में आई है, तो 0.97, तो बहुत आसान था। ठीक है भाई, ज्यादातर केस में आप देखोगे अल्फा की वैल्यू आपकी 0.95 से लेकर 0.98 तक के बीच में आओगी। ज्यादातर केस में आपको सोल्व भी करने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक कि आपको चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी। और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या रखा उसने, आसान है, करके देखेंगे भाई सभी। ये एग्जाम में आते हैं, और अभी तो ये आसान लग रहे हैं आपको। जैसे जैसे आप इन्हीं क्वेश्चन को नहीं भी करते तो आपको यही हार्ड लगने लग जाते हैं, कर रहे हो तो आसान लगने लग जाएंगे। आई एन ए ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 40 एंड आई बी की वैल्यू दे रखी है 28 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में भी देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन, यदि यदि किसी यदि किसी ट्रांजिस्टर यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए यदि किसी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इज इक्वल टू 40 तथा आई बी इजकल टू 28 म्यू ए हो, तो तो उत्सर्जक धारा उत्सर्जक धारा आई ई ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए, आई ई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, निकाल लो इसे, सॉल्व करो बढ़िया तरीके से। आप इसे सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा और क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई और करने की कोशिश करेंगे। हमें क्या दे रखा, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या कर रखा है, बीटा क्या दे रखा है 40, और आई बी इजकल टू क्या दे रखा 28 माइक्रो एम्पियर। ठीक है भाई, और कैलकुलेट द आई ई, ये बताना आई ई। बहुत आसान तरीका है इसका तो बताने का भैया। तो हमें पता है बीटा इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई सी बाई आई बी। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी बीटा आई बी। तो यहाँ से आप देखोगे आई सी इजकल टू बीटा की वैल्यू 40 रख दो यहाँ पे, और आई बी की वैल्यू 28 म्यू ए रख दो। तो आप देखोगे यहाँ से आई सी की वैल्यू आ गई होगी 56
और 1120 म्यू ए आ गई होगी आईसी की वैल्यू। और भैया आईसी आ गई तो एक फॉर्मूला लगा दो, आई इजकल टू आई बी प्लस के आईसी। और यहां से वैल्यू दे तो रखी है भैया उसने, क्या दे रखी है, सबकी वैल्यू रख दो। आई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 28 म्यू है, और आईसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1120 म्यू है। आ गई लो आंसर, सॉल्व करने बहुत आसान है इससे। 1148 1148 म्यू है, इस तरीके से आ गया आपकी आई। नोट कर लेंगे भाई सभी, आसान क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था यो। एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे और फिर इसे देखेंगे किस तरीके से हुआ है। देख लो भी क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखेंगे यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो ना आ रही। ठीक है भाई, तो आसान था यहाँ तक का काम आपका। इसी तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको ये करके देखने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आंसर लिख दूंगा और आपको करके देखना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा उसने, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन ए ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट आई बी इजिकल टू कितना दे रखा उसने 105 म्यू ए, एंड आई सी इजिकल टू दे रखा है भैया कितना 5.25। ये मिली एम्पियर दे दिया यहाँ पे, ये म्यू में दे दिया। कंप्यूट कंप्यूट डायरेक्ट डायरेक्ट करंट गेन अल्फा, डायरेक्ट करंट गेन अल्फा। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, और हिंदी वालों को भी लिख देता हूं मैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे भाई। ट्रांजिस्टर परिपथ में आई बी इजकल टू 105 माइक्रो एम्पियर तथा आई सी इजकल टू 5.25 मिली एम्पियर। ब्रैकेट में भी लिख लो चाहे तो, ये मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर। दिष्ट दिष्ट धारा लाभ अल्फा ज्ञात कीजिए। आप आसानी से ऐसा कर सकते हो, आप आसानी से इसे कर सकते हो। जल्दी करेंगे भाई, निकाल लो, जल्दी करेंगे भाई। आप किसी प्रकार से भी इसे कर सकते हो। यदि हमारे पास किसी ना किसी तरीके से बीटा की वैल्यू आ जाए तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं या ना। जल्दी बताओ भाई, निकाल सकते हैं या ना। ठीक है, तो यहां से ये सॉल्यूशन करो भाई। वैसा आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या ना, लेकिन एक आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूं। बीटा का फॉर्मूला होता है डेल आई सी बाई डेल आई बी, ये होता है। डेल आई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.25 एम ए, और ये कितना दे रखा आई, ये 105 म्यू है। इसे म्यू में चेंज करने के लिए 5.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ म्यू ए आ जाएगा वो, और ये 105 म्यू ए हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो आ जाएगी नीचे, 2 जीरो आ जाएगी। इन 2 जीरो से ये मतलब ये कट जाएगी इसकी 2 जीरो, तो ऊपर बचेगा 5250 अपॉन
105, तो ये 5 बार कट रहा होगा आपका, तो आपका ये बन रहा होगा 50। किसकी वैल्यू आ गई है? बीटा की। आप यहाँ से आसानी से अल्फा की वैल्यू अब आसानी से निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से? अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा इजिकल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, अगर आपने नोट करके देखा हो तो अल्फा इजिकल टू था हमारा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारी 50 आई है, और 1 प्लस ये आ गई 50, तो 50/51। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आएगा आपको अल्फा का बता ही रखा मैंने 0.98, 0.98 के आसपास में। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ और फिर इसे करके देख लेना आप। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हिंदी वालों का पहले लिख देता हूँ, हिंदी वाले करके दिखाएंगे भी जल्दी से। ट्रांजिस्टर परिपथ में, ट्रांजिस्टर परिपथ में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ, धारा लाभ अल्फा का मान, अल्फा का मान, अल्फा का मान 0.98 है, 0.98 है, तथा आधार धारा, तथा आधार धारा आई बीटा का मान दे रखा, आई बीटा का मान 10 माइक्रो एम्पियर है, 10 माइक्रो एम्पियर है। आईसी, आईसी तथा आईई, आईई की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। यहाँ से आपके ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये करके देखने हैं भाई, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जब आप करके देखोगे तो आपको जब भी आइडिया लगेगा करने का इनका, ठीक है। और एग्जाम में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों को करने के लिए, फिर अगर आप करके देख लोगे यहाँ तक। तो इसमें इंग्लिश वाले भी लिखेंगे फॉर ए ट्रांजिस्टर, फॉर ए ट्रांजिस्टर द करंट गेन, द करंट गेन, द करंट गेन अल्फा इन, इन कॉमन, कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज 0.98 and the base current, and the base current, and the base current IB is, IB is 10 mu a, 10 mu a। calculate, calculate IC and IE, कैलकुलेट IC एंड IE। सॉल्व करेंगे भाई, इतने आपने सॉल्व करके भी देख लिया होगा कुछ बच्चों ने, इतने बताओ भाई क्या आएगा इसका सॉल्व करने के बाद। तो हमें सबसे पहले तो हमें अल्फा निकालना है, नहीं अल्फा तो उसने दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। अल्फा दे रखा 0.98, और बेस करंट दे रखा IB इजिकल टू क्या दे रखा 10 म्यू है, और IC और IB निकालना आपको। निकाल लो भाई, कैसे निकाल लोगे करके दिखाएंगे भाई सभी। करके दिखाएंगे भाई सभी, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी। चलो देखते हैं। जब हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी हो और ये वाला केस दे रखो, आप निकालने को कोई से भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट मेथड बताऊं। जब भी आपको अल्फा दे रखा हो
आप बीटा की तरफ ने जाने की कोशिश करोगे, और जब अल्फा दे रखो बीटा की तरफ ने जाने की कोशिश करो। जब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.98 रख देंगे और 1 माइनस 0.98 रख देंगे, तो आप देखोगे यहाँ से हमारे पास 0.98, और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा 0.1 में से आप कितना घटाओगे, 1.98, इस तरीके से आप घटाओगे तो हमारा 0 यहाँ, तो 0.02 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 49 बनेगा। क्या बनेगा भैया, 49 बनेगा। जैसे ही आपका ये आ जाए, इसके बाद आप क्या करोगे, फिर तो आसान है बहुत ही। जब आपकी बीटा की टर्म्स आ गई, फिर तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी होता है। और बीटा कितना दे रखा उसने, अभी बीटा आया तो था अभी, तो यहाँ से आप आसानी से ये आई बी की वैल्यू भी दे रखी और बीटा भी आ गया, तो यहाँ से आई सी निकाल सकते हो, बीटा मल्टीप्लाई आई बी। तो बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 म्यू ए मल्टीप्लाई 49 आई है, तो आई सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 490 म्यू ए। एक आंसर तो ये आ गया। अब जैसे ही हमारी म्यू ए ये टर्म्स आई है, ठीक है, क्या आई है, म्यू ए में टर्म्स आ गई है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, आई ई निकाल लोगे, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी निकाल लोगे। तो कि किसकी आई आई किसकी निकालनी थी, यहाँ से सी तो आ गया था, बी और निकालना, तो आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस के आई सी, ये निकालना है इस तरीके से। देखना एक बार क्या क्या निकालना, क्या क्या पूछ रहा था वो हमारे से, आई ई, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से हमारे से ये आई ई की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से तो फिर बहुत आसान हो जाएगा ये, यहाँ से तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आई तो निकालना कि आई इज इक्वल टू, आई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, आई बी की वैल्यू अभी हमें 10 म्यू ए दे रखी थी, और आई सी की वैल्यू कितनी आई है, 490 म्यू ए। तो इस तरीके से आप देखोगे 500 म्यू ए आपकी वैल्यू आ गई आई ई की। आई होप इस तरीके के न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कुछ डायरेक्ट आपको एक दो न्यूमेरिकल और दे देता हूं मैं, इसे आप न्यूमेरिकल को घर पर सॉल्व करके देखना। यहाँ तक 5 तक हो गए, इसी तरीके के टाइप आपकी बन के आएगी। एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया है न्यूमेरिकल, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपका, एक न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। द वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 45। कैलकुलेट अल्फा, यानी कि बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45, और अल्फा इसमें बताना है आपको। आराम से आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रखा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की वैल्यू दे रखी है 99। कैलकुलेट द कलेक्टर करंट का मतलब है संग्राहक धारा, बतानी है भैया, संग्राहक धारा। when the emitter current is 5 MA, ठीक है, 5 मिली एम्पियर। ये आपको होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन दिया, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप करके देखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई किसी प्रकार से भी दिक्कत समस्या हो, कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत समस्या हो, ये 45 है भाई, ये क्या है 45 है, ये 45, ठीक है भाई। किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत समस्या आई हो तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, उस वाले नंबर पे आप अपनी
प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपकी क्लासेस जो है ऐप पे होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐप पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए 8755912680। इस पे आप अपने व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत ना करना, व्हाट्सअप मैसेज करना ओनली। आपके मैसेज का मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, कॉल ऐसा हो सकता है आपको नहीं भी उठा पाऊँ, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बढ़िया तरीके से। गुड नाइट।